गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल टोंक से मैं सामाजिक का अध्यापक आपका 1 जनवरी को नए वर्ष पे स्वागत करता हूं। कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए हमारे अतीत के अंतर्गत इससे पूर्व हमने पाठ पढ़ा था 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, नए राज्य और उनके नए राजा और उनके राज्य। इस चैप्टर का हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ध्यान से देखें, कोई बात समझ में नहीं आए पूछें। सातवीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। मानचित्र 1 में उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों से 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखाया गया। ये राज देखेंगे आप, ये मानचित्र है आपका, ठीक है। नए राजवंशों का उदय इसमें देखेंगे अपन। नए राजवंशों का उदय। 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्राय उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं, उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर, पूरे मंडल का महान स्वामी, मतलब पूरे मंडल का जो स्वामी होता था उसे महामंडलेश्वर कहते थे, इत्यादि घोषित कर देते थे। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। इस तरह का एक उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। शुरुआत में कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी को की अधीनता से इनकार कर दिया। उसे हराया और हिण गर्भ यानी शाब्दिक अर्थ सोने का गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। जब अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इसमें याजक जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेगा। कुछ अन्य उदाहरण में उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कदम, मयूरशर्मण और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़ करके शस्त्र को अपना लिया। क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित कर लिए। उन्होंने कर्नाटक में और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए थे। राज्यों में प्रशासन। इन नए राजाओं में से कईयों ने महाधिराज राजाओं के राजा त्रिभुवन चक्रवर्ती 3 भुवनों का स्वामी, जो 3 भुवनों का स्वामी था उसे त्रिभुवन चक्रवर्ती कहते थे, और महाराजाधिराज जो राजाओं के भी राजा होते थे उसे महाराजाधिराज कहते थे, और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों को साथ ही साथ किसान, व्यापारी तथा ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे।
देखिए, इस चित्र को ध्यान से देखिए बच्चों। ये आपका चित्र है एलोरा की गुफा का, जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है। ये एलोरा की गुफाओं का चित्र है। आगे देखेंगे पर पेज नंबर 18 पर। इन सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादों को एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। कभी कभी इस हिस्से को लगान मान करके वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाली भूस्वामी होने का दावा करता था। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था। ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे। साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। जो साधन थे वे मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिसमें लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारियों मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी, प्राय वंशानुगत होती थी। सेना में भी ऐसा ही होता था। कई बार राजा के निकट संबंधी ही इन ओहदों पर होते थे। पस्तियां और भूमि अनुदान। पस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते थे जो शब्दशः सत्य नहीं हो सकते थे, लेकिन ये पस्तियां हमें बताती थी शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। मिसाल के लिए शूरवीर, विजयी योद्धा के रूप में वे विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। नागभट्ट की उपलब्धियां। कई शासकों ने प्रशस्तियों से अपनी उपलब्धियों का बखान किया। आपने पिछले साल गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा था। संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर में पाई गई एक प्रशस्ति प्रतिहार पर नरेश नागभट्ट के कामों को वर्णन इस प्रकार किया गया है। आंध्र, सैंधव, सिंधु, विदर्भ, महाराष्ट्र का एक हिस्सा और कलिंग, उड़ीसा का एक हिस्सा के राजा उनके आगे तभी धराशायी हो गए जब वे राजकुमार थे। उन्होंने कन्नौज के शासक चक्रयुद्ध को विजित किया। उन्होंने वंग यानी कि बंगाल का हिस्सा, बंगाल के हिस्से को क्या कहते थे? वंग। अनर्थ गुजरात का हिस्सा, गुजरात के इसको बोलते थे अनर्थ। मालवा मध्य प्रदेश का हिस्सा। किरात वनवासी। तुर्क वत्स मत्स्य दोनों ही उत्तर भारत के राजाओं को पराजित किया। आपको प्रश्न कल करना बच्चों, प्रश्न बताना है नागभट्ट की उपलब्धियां बताइए। उसमें आपको प्रश्न लिखना है। ये देखेंगे भूमि के साथ क्या क्या किया जाता था। ये चोलों के द्वारा दिए गए एक भूमि अनुदान की तमिल भाग का एक अंश है। इसमें मिट्टी के मेंढे बना करके साथ ही कांटेदार झाड़ियाँ लगा करके भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया जाता था। इस भूमि पर ये चीज़ें फलदार वृक्ष, पानी, भूमि, बगीचे, फलोधान, पेड़, कुएं, खुली जगह, चारागाह, एक गांव, चाबी, बाबी, चबूतरे, नहरें, खाइयाँ, नदियाँ, दलदली ज़मीन, हौज, अनागार, मछलियों के तालाब, मधुमक्खियों के छत्ते, गहरी झीलें, जिसे भूमि मिलती थी, इससे कर वसूली कर सकता है। वह न्यायाधिकारी को द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूल करता है। पान के पत्तों पर लगने वाला कर, बुने हुए कपड़ों पर लगने वाला कर, साथ ही साथ वाहनों पर लगने वाला कर वसूल सकता है।
वह पक्की ईंटों के बने ऊपरी माले पर बड़े कमरे बनवा सकता है, बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकता है, पेड़ और कांटेदार झाड़ियाँ लगवा सकता है, जरूरी हो तो सिंचाई के लिए नहर बनवा सकता है। उसे सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद न हो और तटबंधों का निर्माण हो। 12वीं शताब्दी में एक वृत्त संस्कृत काव्य भी रचा गया जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। इसे कल्हण नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया है। कल्हण ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया है। प्रशस्तियों के लेखकों से भिन्न वह अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है, इसलिए 12वीं सदी के लिए यह साधारण ग्रंथ था। धन के लिए आपने यह गौर किया होगा कि इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था। वे दूसरे क्षेत्र पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज नगर। गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। चूंकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने प्राय इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की। आपको दूसरा प्रश्न देना है, त्रिपक्षीय संघर्ष किसे कहते हैं? शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। इसलिए जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे। कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। आप अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान मैसूद ऐसे शासकों में से सबसे प्रसिद्ध थे, जिन्हें 997 ईस्वी से 1030 तक शासन किया और अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों, ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम हिस्से तक किया। वह लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता था। उसका निशाना थे संपन्न मंदिर, जिनमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। महमूद को जो धन उठा ले गया, उसका बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च किया। सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में भी कई बातें जानना चाहता था। उसने अल बेरूनी नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब अल हिंद आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अल बेरूनी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों से परामर्श किया। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चाहमान भी थे, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। चौहान का पूर्व नाम था चाहमान। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। चाहमानों का सबसे प्रसिद्ध शासक था पृथ्वीराज तृतीय, जो 1168 से 1192 तक रहा, जिसने सुल्तान महमूद गोरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया, लेकिन दूसरे ही साल 1192 में उसके हाथों हार गया।
देखिए, चोल राज्य नज़दीक से एक नज़र देखेंगे इस नक्शे के ऊपर। इस नक्शे में दिखाया गया है चोल राज्य के बारे में। आगे उरेरूर से तंजावुर तक चोल वंश सत्ता में कैसे आया? कावेरी डेल्टा में मुटियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे। उरियार के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजय लायल ने 9वीं सदी के मध्य में मुटियारों को हरा करके एक डेल्टा पर कब्जा जमाया। उसने वहाँ तंजावुर शहर और निशुभ सुंदरी देवी का मंदिर बनवाया। विजयालय ने के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूपों से बढ़ता गया। दक्षिण और उत्तर के पांड्यन और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिए गए। राजराज प्रथम और सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है। 985 ईस्वी में राजा बना और उसी ने इसमें से ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। उसने साम्राज्य के प्रशासन की पुनर्गठन किया। राजराज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा और उसने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला भी किया। अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई। भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला। ये चोल शासक के बारे में बताया गया है आपको। सबसे शक्तिशाली उसका शासक था राजराज प्रथम जो था, और उसी के पुत्र था राजेंद्र, जिसने कि इसके शासन को आगे बढ़ाया। भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला। राजराज ने और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्ति कला की दृष्टि से एक चमत्कार है। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों को निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते थे। उनके लिए काम करते थे पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तक इत्यादि। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। ज़्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवता की ही होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गई। कृषि और सिंचाई। चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से संभव हुई। कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है। ये शाखाएं बार बार पानी उलिचती है, जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती है। शाखाओं का पानी कृषि, विशेषतः चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता की भी मुहैया कराता है। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं और
छठी सदी में आकर ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो पाई। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया गया, कुछ दूसरे इलाकों में ज़मीन को समतल किया जाना था। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाने थे। पानी को खेती तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होना था। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी। कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था। सिंचाई के लिए कई पद्धतियां अपनाई जाती थी। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए, कुछ अन्य जगहों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए। स्मरण रहे कि सिंचाई के काम में योजना की जरूरत होती है, जैसे श्रम और संसाधनों को व्यवस्थित करना, इन कामों की देखरेख करना और यह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। ज़्यादातर नए शासकों, साथ ही साथ गांव में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखाई। अगला टॉपिक लेंगे, साम्राज्य का प्रशासन। प्रशासन किस प्रकार संगठित था। किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थी, किसानों की बस्तियों को कहते थे उर, सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। इस तरह के गांवों के समूह को नाडु कहा जाता था। प्रश्न आएगा आपके पास, नाडु किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे गांवों का जो समूह था उसे नाडु कहते हैं। ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य करते थे। वेलालल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामी को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में 3 राजाओं की अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान कहा है। और ईआर यानी प्रधान जैसी उपलब्धियां दी और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। हमने देखा कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्राह्मदेय प्राप्त हुआ। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी, दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आई। प्रत्येक ब्राह्मदेय की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। ये सभाएं बहुत कुशलतापूर्वक काम करती थी। इनके निर्णय शिलालेखों में प्राय मंदिरों के पत्थरों की दीवारों पर बेरेवार दर्ज किए जाते थे। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का सविस्तार वर्णन है। ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभा के विभिन्न समितियां होती थी। इनमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम तालपत्र पर के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन पर रख दिए जाते थे। किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। अभिलेख और लिखित सामग्री। उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता
सभा के सदस्य के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहाँ से भू राजस्व वसूला जाता हो। उसके पास अपना घर होना चाहिए था। उसकी उम्र 35 से 70 वर्ष के बीच में होनी चाहिए थी। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए थी। ईमानदार होने चाहिए थी। यदि कोई पिछले 3 सालों से किसी समिति का सदस्य रहा है तो किसी और समिति सदस्य नहीं बन सकता। जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए वह चुनाव नहीं लड़ सकता था। अडुनर की उपरोधों पर फूस की पुरानी छाजन वाली छोटी छोटी झोपड़ियों से पड़ा पुलाया एक ऐसा समूह जिसे ब्राह्मण और वेलायन प्रतिष्ठित समाज के बाहर मानते थे। तांग वंश के युग का चीन के तांग राजवंश के तहत एक साम्राज्य स्थापित हुआ जो लगभग 300 वर्षों तक 7वीं और 10वीं सदी तक सत्ता में रहा। उसकी राजधानी शियान दुनिया के सबसे बड़े नगरों में से एक थी, जहाँ तुर्की, ईरानी, भारतीय, जापानी और कोरियाई आया करते थे। तांग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से नियुक्त की गई नौकरशाही द्वारा प्रशासित होता था। इन परीक्षाओं में हर इच्छुक व्यक्ति बैठ सकता था। अधिकारियों के चयन की यह व्यवस्था कुछ बदलावों के साथ 1911 में तक कायम रही। भारतीय उपमहाद्वीपों में प्रचलित व्यवस्थाओं में से यह व्यवस्था निम्नमानित थी। देखिए बच्चों, इस प्रकार से ये चैप्टर समाप्त हुआ। आपको क्वेश्चन नंबर 2, त्रिपक्षीय संघर्ष में लगे लोग तीनों पक्ष कौन कौन से थे, यहाँ से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8, चौल मंदिरों के साथ कौन कौन सी गतिविधियां जुड़ी हुई थी, यह आपको आपकी होमवर्क की कॉपी में करना है। कार्य निश्चित रूप से आपको करना है। जब आपका काम पूरा हो जाए तो आप चेक कराने के लिए आ जाएं। कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक आप लोग इसका होमवर्क कर लें और कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप कल मुझसे पूछ लें। कार्य आपको करना आवश्यक है।